नमस्कार, न्यूज एट वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। दोपहर के 1 बज चुके हैं और 1 बजे वक्त तो चलता है इस वक्त बड़ी खबरों पर बातचीत करने का। और अभी तक क्या खबरें सुर्खियों में रही हैं, जिसमें देश में चाहे वो राजनीति में हो या बाकी अन्य क्षेत्रों में हो, जिनकी हलचल देखने को मिल रही है और पूरे दिन आज हलचल देखने को मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर से। शिवराज सिंह चौहान ने कुछ सवाल खड़े किए हैं और एक पोस्ट उन्होंने किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह शिकायत की है और उन्होंने यह शिकायत एयर इंडिया के खिलाफ की है। एयर इंडिया के खिलाफ उन्होंने एक्स पोस्ट किया है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने माफी भी मांगी है। उनको माफी मांगने के लिए कहा है कि भाई आप इस तरह की सुविधा नहीं दे सकते, यात्रियों के साथ आप ऐसे नहीं कर सकते। भोपाल से दिल्ली जा रहे थे कृषि मंत्री, लेकिन उन्होंने कहा कि विमान में मुझे टूटी सीट मिली है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये खुद कहा है शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, जिन्होंने ये शिकायत की है कि भाई मैं भोपाल से दिल्ली की तरफ आ रहा था, लेकिन विमान में मुझे टूटी हुई सीट मिली, घुसी हुई सीट मिली और जिससे मुझे काफी असुविधा हुई। ये सवाल उन्होंने एयर इंडिया पर खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि भाई आप ऐसी सुविधाएं आम लोगों को नहीं दे सकते। शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री, क्या लिखा सुनिए जरा। आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था। पूसा में किसान मेले का जो उद्घाटन है उसमें मुझे कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है, ये उन्होंने कहा। और मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट पकड़ी, उसकी टिकट करवाया, लेकिन मुझे सीट मिली, लेकिन सीट पर जब बैठा तो सीट टूटी हुई थी और अंदर धंसी हुई सीट थी विमान पर। तो ये सवाल कृषि मंत्री ने खड़े किए हैं, केंद्रीय मंत्री ने खड़े किए हैं। अब इसको दो नजरिए से देखा जा सकता है, दो पहलुओं से देखा जा सकता है। एक कि विमान के अंदर इस तरह से टूटी सीट होना ये बड़े सवाल खड़े करती है एयर इंडिया पर, और दूसरा जब कोई वीआईपी या जब कोई मंत्री आता है तो जाहिर सी बात है उनकी सुविधाएं होनी चाहिए। उसके बाद भी ये इस तरह की सीट मिलना अपने आप में एक बहुत अचंभित करने वाला है और इस पर कृषि मंत्री द्वारा सवाल खड़े करना यह जताता है कि भाई आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था, पूसा में किसान मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक A1436 में टिकट करवाया था, मुझे सीट क्रमांक 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा, सीट टूटी और अंदर धंसी हुई थी। बैठना तकलीफदायक था। जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की, उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले सूचित कर दिया था कि यह सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। ऐसी एक नहीं और भी कई सीटें हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कृषि मंत्री विमान से आ रहे थे, ट्रेन से नहीं या किसी गाड़ी से नहीं, विमान से, और ये वही विमान है एयर इंडिया। लेकिन एयर इंडिया के विमान में भी अगर सीट धंसी हुई होगी, टूटी हुई होगी, तो ये बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं कृषि मंत्री आगे से। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, ये एयर इंडिया ने कहा है। कृपया आश्वस्त रहें कि हम भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए इस मामले पर सावधानी पूर्वक विचार कर रहे हैं। हम आपसे बात करने का अवसर पाकर प्रसन्न होंगे। एयर इंडिया की सफाई है। लेकिन आप भी थोड़ा सा ये झिलमिलाए होंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया कि दो पहलू इसके नजर आते हैं। एक तो कृषि मंत्री ने जो ये सवाल खड़ा किया है, इससे दो मतलब निकाले जा सकते हैं। एक कि वो कृषि मंत्री थे और उनके साथ ऐसा व्यवहार और सीट, टूटी हुई सीट उनको देना। नंबर दो, आम लोगों के हिसाब से भी उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसी सुविधाएं नहीं दे सकते, चाहे वो कृषि मंत्री हो या फिर कोई आम नागरिक हो, तब भी आप ये सीट उन्हें नहीं दे सकते। ये दो बड़े संदेश इसके निकलकर सामने आते हैं। अब इस पर खुद कंपनी ने, एयर इंडिया ने भी ये कहा है कि भाई हम माफी मांग रहे हैं, हमें खेद है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसा हमारे साथ या आपके साथ ना हो। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इधर राजधानी दिल्ली की सियासत इस वक्त पूरे देश के अंदर गरमाई हुई है और राजधानी दिल्ली में अभी नई सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, लेकिन पार्टी बीजेपी की सरकार बनने के बाद तुरंत ही सवाल उठना भी शुरू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है। आप विधायकों ने सीएम से मिलने का समय मांगा है। पूरा मामला
महिला योजना के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि महिला योजना पर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को आश्वस्त किया था कि पहली कैबिनेट में उसे लाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीएम आतिशी ने इसी को लेकर, पूर्व सीएम आतिशी ने इसी को लेकर सवाल खड़े किए हैं और इस वक्त वो विधायक भी हैं। एक मात्र ऐसा चेहरा है जो बड़े चेहरों में से जीत कर आई हैं, ऐसे में कमान उनके कंधों पर है। उन्होंने लगातार सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है और आप विधायकों ने सीएम से मिलने का समय भी मांगा है। उन्होंने कहा है कि भाई हमें सीएम से मिलना है, अभी 2 ही दिन हुए, तीसरा दिन है और तीसरे दिन में ही इस तरह का जो गतिरोध है वो दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। जैसी तैयारी सरकार ने की थी और उसी तैयारी के साथ विपक्ष भी नजर आ रहा है। यानी रेखा गुप्ता को कमान संभालने के बाद पहली कैबिनेट हुई, पहली कैबिनेट में 14 कैग रिपोर्ट जो है वो सदन में पेश करने की बात कही थी। उसके साथ आयुष्मान भारत योजना जो दिल्ली के अंदर लागू नहीं थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उसे लागू नहीं किया गया था, उसको भी टॉपअप के साथ लागू किए जाने की बात कही है। और उसके साथ साथ जो बड़ा और मुख्य वादा था जिसके इर्द गिर्द ये पूरा दिल्ली का चुनाव चला था, वो था महिलाओं को लेकर योजना, महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात। उसमें अरविंद केजरीवाल ने पहले 2100 रुपए देने का वादा किया था, उसके बाद बीजेपी ने 2500 रुपए देने का वादा किया और अब सीएम रेखा गुप्ता ने यह साफ कर दिया है कि हमें काम करने दीजिए, आपने 10 साल में क्या किया है, हम काम कर रहे हैं और जरूर जब हमने वादा किया है तो हम इस पर भी जवाबदेही देंगे, हम इस पर भी विचार विमर्श करेंगे। और आज ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में हो सकता है इस पर बैठक हो और कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि इसको 8 मार्च के लिए लाया जा सकता है। 8 मार्च यानी जिस दिन महिला दिवस होता है, तो ये एक संभावना है। हालांकि उससे पहले भी अगर विपक्ष का दबाव रहता है तो सरकार बड़ा कदम इसको लेकर उठा सकती है। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने की योजना के संबंध में 23 फरवरी को आप विधायक दल से मिलने का समय मांगा है। प्रदीप भटनागर जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौरव सिंह जी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता, सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया सर ज्वाइन होने के लिए। गौरव जी, 2 दिन और तीसरा दिन आज चल रहा है, लेकिन तीसरे ही दिन आपने मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है सर, थोड़ा जल्दी नहीं हो गया सर? जी, जेके न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी जब दिल्ली आए थे और द्वारका के अंदर उनकी इतनी बड़ी रैली हुई थी, तब इनके सारे सीनियर नेता उस मंच पे मौजूद थे। ठीक है, सारा मीडिया उसको लाइव चला रहा था और प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमने तो मांग नहीं की थी, दिल्ली की जनता की तो ये मांग नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से ये कहा था कि पहले कैबिनेट की मीटिंग में 2500 का प्रस्ताव पास हो जाएगा और उसके बाद 8 मार्च को पहली किस्त आ जाएगी। उन्होंने ये तक कहा था कि सारी बहनें अपने मोबाइल को लिंक करा लेना अपने अकाउंट से कि कहीं आपके अकाउंट में पैसे आए हैं और आपको पता ना चले। ठीक है, तो हम तो यही कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट की मीटिंग तो हो गई, हमें तो पूरी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी की जो वचन थे या उनकी जो गारंटी थी उनको, उनका सम्मान करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री ने तो एकदम से मना कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी तो जुमला निकल गई जी। तो ये बार-बार बड़ी अचंभित बात यह है गौरव जी कि दिल्ली में तो मात्र 3 दिन हो चुके हैं और पंजाब में 3 साल हो चुके हैं। दोनों मामलों को आप कैसे देख रहे हैं सर? पंजाब में 3 साल से महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार उन्हें 1000 रुपए दे दे, अभी तक उन्हें नहीं मिले। पंजाब में हम बहुत जल्दी अपनी बहनों को दे देंगे, लेकिन पहली कैबिनेट में 2500 रुपए का प्रस्ताव पास हो जाएगा। आपका ऑडियो कट रहा है सर, ऑडियो कट रहा है। सामने गारंटी दी थी जी, बोलिए 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 बोलिए। तो ये कह सकते हैं, ये कहते हैं कि पहली कैबिनेट की जो गारंटी थी वो जुमला थी। हालांकि उन्होंने पहले भी बहुत सारे जुमले दिए हैं, आपको पता है जब उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे, 100 दिन में सारा काला धन आ जाएगा, और बाद में उन्होंने मीडिया के सामने आके बोल दिया कि वो तो जुमला था, वो तो इलेक्शन जुमला था। तो लोग क्या समझे फिर कि फिर से ये जुमला था। तो मतलब पहले कैबिनेट में मतलब गौरव जी, पास करने की बात करी है, वो जुमला था। मतलब हम ये माने आपकी बात से, हम ये निष्कर्ष निकाले कि भाई पूरे देश की जनता बेवकूफ है जो बार बार बीजेपी को मौका दे रही है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्यों में हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिजल्ट कह रहे हैं सर।
देखिए दिल्ली में 43% वोट आए आम आदमी पार्टी को और ठीक है। 45% आए बीजेपी को। तो 2% वोटों का फर्क है। इसका मतलब ये नहीं कि आम आदमी पार्टी को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। दिल्ली के 43% लोग अब भी केजरीवाल जी की गारंटी पे यकीन करते हैं। ठीक है। क्योंकि केजरीवाल की गारंटी पक्की गारंटी है। केजरीवाल ऐसे तो कई सारे राज्य हैं गौरव जी जहां पर बीजेपी ने 0.5% के साथ पीछे रही है सर। हिमाचल में आप देख लीजिएगा चुनाव उठाकर, वहां पर 0.5 के साथ बीजेपी पीछे है सर। लेकिन सरकार तो कांग्रेस की बनी है ना। जम्मू कश्मीर में तो वोट प्रतिशत, जम्मू कश्मीर में तो वोट प्रतिशत सबसे आगे है सर बीजेपी का। क्या समझना चाहिए, जम्मू कश्मीर में वोट प्रतिशत के लिहाज से बीजेपी सबसे टॉप पर है। झूठ बोल रहे थे जी। द्वारका के अंदर उन्होंने जो जिसपे सारे टीवी चैनल पे लाइव चला था कि पहली कैबिनेट के अंदर हम 2500 का प्रस्ताव पास कर देंगे, वो झूठ था। लेकिन आप ये बात मानते हैं गौरव जी कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था कि भाई अगर मैं यमुना की सफाई नहीं कर पाया तो आप मुझे वोट मत देना, आप ये मानते हैं कि दिल्ली वालों ने इस बात पर उन्हें रिजेक्ट किया है यमुना की सफाई को लेकर? अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल जी विपक्ष में है। मैं वही कह रहा हूं सर। जवाब देने की बारी तो मुख्यमंत्री तभी तो नहीं रहे जब उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। वादा किया था ओके, पहली कैबिनेट की मीटिंग का, वो जुमला था या गारंटी थी? ठीक है सर, मैं जवाब लेता हूं। जुमला है। ओके, जवाब ले लेता हूं, उसके बाद फिर से लौटूंगा आपके पास। प्रदीप जी, गौरव जी बता रहे हैं कि एक और जुमला दिल्ली में दिया गया है और आतिशी लगातार कह रही हैं कि आपने महिलाओं को धोखा दिया है, आपने जो वादा किया था वो पहली कैबिनेट में नहीं निभाया। क्या हम मान सकते हैं कि इसमें थोड़ी देरी लगेगी लेकिन ये योजना होगी, आएगी? अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था पंजाब को लेके। गौरव जी 1 मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही गारंटी थी। जी, ठीक है जी, जवाब दीजिए गौरव। मैं अभी शुरुआत ही पंजाब से कर रहा हूँ। जिन लोगों ने लोकपाल की बात करी थी, जिन्होंने नशा मुक्ति की बात करी थी, आज वो लोग पंजाब में कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो मैं उनको पहली बात, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के श्रीमान मान साहब हैं, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि अब तक आपने पूछा कि आपने 3 साल हो गए हैं, आपने उन बेटियों बहनों को क्यों नहीं दिया अभी तक पेंशन योजना जो आप कह रहे थे, उनको जो लाभार्थियों को दे रहे क्यों नहीं दिया आपने? तो उन्होंने कहा दे देंगे। 3 साल तो हो गए और 3 साल में 36 महीने होते हैं, 36 महीने के पैसे लगा लीजिए राजस्व। अगर 36 महीने का अगर आप पैसा देंगे तो क्या जाएगा? ठीक है, लेकिन प्रदीप जी क्या उन्होंने 3 साल नहीं दिए तो आप भी 3 साल लगा देंगे? क्योंकि आपकी नीति, आपकी मंशा, आपकी इच्छा, दृढ़ शक्ति, आप खुद कह रहे हैं कि भाई बीजेपी सभी पार्टियों से अलग है, तो आपने जो वादा किया था तो कर देते, निभा देते, उसमें क्या था? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से कहा गया है कि जो 8 मार्च को महिला दिवस के उपलक्ष्य में सबको दिए जाएगी, मगर क्या है कि ये अब ये जताना चाहते हैं कि देखिए, ये जलील करना चाहते हैं दिल्ली की जनता को, देखिए हमें आपने हरा दिया और इन्होंने वादे पूरे नहीं करे। मगर इनके वादे जो है कि एक मुख्यमंत्री जो ईमानदारी को लेके आया था, जो एक मुख्यमंत्री राजनीति को स्वच्छ करने के लिए आया था, वो मुख्यमंत्री शराब का दलाल बन गया। किस प्रकार से जो शिक्षा की बात करता था, स्वच्छ पानी की बात करता था, पूरी दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली के नीचे सीवर का पानी घूम रहा है। आप अगर हैंडपंप लगाना चाहें तो सीवर का पानी घर में निकलेगा आपके। ये हमसे वादों की बात कर रहे हैं। अपने मुख्यमंत्री जी पूछिए कि दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर ईस्टर्न पेरिफिल और वेस्टर्न पेरिफिल जो बनाया है, जिसका बेनिफिट मिल रहा है, और केजरीवाल साहब धन्यवाद कर रहे थे। ठीक है प्रदीप जी, लेकिन अगर केजरीवाल जी, एक सेकंड अपने मुख्यमंत्री से पूछिए जो 1000 बसें बैटरी वाली मिली है, जीरो स्मोक वाली, दिल्ली सरकार, भारत सरकार से, तो पूछिए वो कैसे मिली है। आप ये पूछिए अपने मुख्यमंत्री से, जो जमुना सफाई के लिए दिए गए थे पैसे, वो कहाँ है, चले गए। अपने मुख्यमंत्री से पूछिए कि गोवा चुनाव लड़ने क्यों गए थे दिल्ली छोड़ के। अगर वादे पूरे नहीं किए होते तो हम महाराष्ट्र में नहीं आते, उत्तराखंड में रिवाइंड नहीं होते, उत्तर प्रदेश में रिवाइंड नहीं होते, गोवा में रिवाइंड नहीं होते, राजस्थान में भारी मतों से नहीं आते। ठीक है, लेकिन प्रदीप जी आप टीवी पे आइए साहब। मैं सर एक सेकंड बस, आप टीवी, सर आम आदमी पार्टी से भी और कांग्रेस से भी कहना चाहता हूँ, आप टीवी पे आइए, ठीक है, अर्गनल बातें कीजिए, और आप अपना समय पूरा करके चले जाइए। लेकिन इस बात को प्रदीप जी आप भी शायद मान गए होंगे कि जिस तैयारी के साथ आप दिल्ली में उतरे हुए हैं और जैसे ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, आप ये मान गए होंगे कि विपक्ष भी उस फुल तैयारी में है पहले दिन से। मैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, विपक्ष तैयारी में रहना चाहिए, और मैं धन्यवाद देता हूँ। आप बहुत ज्यादा तैयार हुई है, 24 घंटे रात को भी तैयार रही है, क्योंकि आप लोगों को जेल जाना भ्रष्टाचार में, आपकी फाइलें खुलने वाली हैं। जितना आपने दिल्ली में भ्रष्टाचार 10-11 साल में करा है, वो सारा खुलेगा। ठीक है, आपसे दिल्ली का मुस्लिम इमाम पूछ रहा है कि आपने 18 महीने हमें तनख्वाह क्यों नहीं दी।
दिल्ली का ब्राह्मण पूछ रहा है, पंडित मंदिर का पूछ रहा है, गुरुद्वारे के ग्रंथी पूछ रहे हैं कि इस 5-7 साल में, 10 साल में जो आपने वादे करे मुस्लिमों से, उनके इमामों से, तो हमसे क्यों नहीं किए? हमने क्या कमी थी? ठीक है, मैं हमने क्या गलती थी हमारी? तुरंत जवाब ले लेता हूं, फिर से लौटूंगा आपके पास। गौरव जी, अभी सुना 500 स्कूल देने थे इनको, 500 स्कूल बना के देने थे, ओके, यूनिवर्सिटी बनानी थी बहुत बड़ी, लेकिन तो दे नहीं पाई। आम आदमी पार्टी कह रही कि भाई जितना शिक्षा के क्षेत्र में हमने दिल्ली में काम किया है, जितना कायाकल्प किया गया है, वो कहीं हुआ ही नहीं है, बल्कि उसको न सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेश में भी इसका नमूना रखा गया। सर नहीं, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलूंगा जी। अब मैं पूछा गया, मैं आम आदमी पार्टी की मैं बता देता हूँ, आम आदमी पार्टी बिल्कुल, मैं कहता हूँ शिक्षा पे काम किया है, ओके, एप्रिशिएट, आप दिल्ली के बच्चों को पढ़ा रहे, धन्यवाद, हाँ, मैं बिल्कुल कहता हूँ अच्छी बात है। मगर साहब उस स्कूलों को जो आपने बिल्डिंगों के ऊपर कमरे बना दिए, जो पुरानी नींव को आपने लोड कर दिया, कम से कम उनको रेनोवेट पे तो ध्यान देते, उनके टीचर तो परमानेंट करा देते, उनको प्रिंसिपल तो दे देते, ओके, उनमें पानी और टॉयलेट की व्यवस्था तो ठीक ठाक करा देते। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ प्रदीप जी जल्दी से। गौरव जी बताइएगा, जिस तरह से प्रदीप जी कह रहे हैं कि भाई आपने किया तो किया, लेकिन उसका परिणाम नहीं आया सर आपके हित में। आखिर में आम आदमी पार्टी को हार मिली और खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल भी हारे, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल भी हारे, और इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया भी हारे, कई बड़े नेता आपके हार गए सर। सौरभ भारद्वाज जो आपके सबसे एक्टिव नेता माने जाते थे, वो भी हार गए। परिणाम नहीं आया, ये बात तो हम भी मानते हैं, ठीक है, कहीं तो कमियां रही होंगी ना स्कूलों का। अभी आपके सामने बीजेपी के नेता ने ये कबूल किया कि हमने बहुत शानदार स्कूल बनाए हैं दिल्ली के अंदर, और आप इस पूरी डिबेट में देखो कि हमने पेरिफेरल बना दिया, हमने महाराष्ट्र में सरकार बना दी, आपने स्कूल नहीं बनाए, आपने स्कूल नहीं बनाए, आपने स्कूल नहीं बनाए, आपने कमरे के ऊपर कमरे बनाए हैं, स्कूल नहीं बनाए आपने नए, झूठ मत बोलिए। कमरे के ऊपर कमरा और कैसे स्कूल होता है? क्यों स्कूल कैसे होते हैं बता देंगे मेरे साथ, जो पत्रकार महोदय बैठे हैं बता देंगे स्कूल कैसे होते हैं। जब गुजरात आप बताइए 40,000 बच्चे 8वीं से लेके 11वीं तक फेल हो गए, क्या कहेंगे उनको? स्कूल के फोटो शूट कराने के लिए टेंट लगाना पड़ा। आप अपनी दिल्ली की आबादी गुजरात की आबादी से कंपेरिजन तो कर लीजिए, आप दिल्ली की आबादी और गुजरात की आबादी से कंपेरिजन तो कर लीजिए, उसके भूभाग का कंपेरिजन तो कर लीजिए कि दिल्ली कितनी बड़ी है, गुजरात कितना बड़ा है। भाई आपके बीच में मैं नहीं बोला था, बोलने दो प्रदीप जी बोलने दो प्लीज। बोलिए सरकार में हो, आपको मैनर्स नहीं है। बोलिए गौरव जी। अच्छा, आप ज्यादा होपलेस हो गए आप सरकार जाने से। आपको जनता ने 48 सीटें देके भेज दी, अब आपको जवाब देने का टाइम है। सवाल पूछने का टाइम था, तब आपने सवाल नहीं पूछे थे, क्योंकि दिल्ली की जनता का पूरा समर्थन था, और आप लोगों को रैली में खड़े होकर बोलना पड़ा कि जो काम केजरीवाल सरकार कर रही है उन सारे कामों को हम कंटिन्यू करेंगे। एग्जैक्टली यही वर्ड थे। अगर हमारी सरकार काम नहीं कर रही होती तो फिर ये क्यों बोलना पड़ता कि हम इस केजरीवाल साहब के सारी योजनाओं को हम कंटिन्यू करेंगे? तो आपको भी पता है कि हमारी सरकार ने बहुत काम करा है। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पहली कैबिनेट में 2500 का प्रस्ताव पास कराऊंगा, तो बाद में लोगों को पता चला कि ये तो जुमला था, जैसे 15 लाख वाला जुमला था, अब ये 2500 वाला भी जुमला निकल गया। तो मोदी की गारंटी केजरीवाल की कॉपी करना आसान है। जैसे केजरीवाल ने जब गारंटी बोलना शुरू किया तो बीजेपी ने भी गारंटी बोलना शुरू कर दिया। लेकिन भाई केजरीवाल की गारंटी पक्की गारंटी होती है और मोदी की गारंटी जुमला गारंटी होती है। लेकिन सर उस गारंटी पर आप विश्वास क्यों नहीं बना पाए सर? आप लोगों में भी गारंटी देते कि हम दोबारा से वापस लौटेंगे, वो गारंटी क्यों नहीं दे पाए आप सर? इवन अरविंद केजरीवाल ने तो ये तक कह दिया था कि मैं कट्टर ईमानदार हूं और ये लोग तय करेंगे सर। कहा था कि नहीं कहा? लोगों ने 43% लोगों ने वोट करा था दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को। ऐसी परिस्थिति में जब हम चौथी बार चुनाव में जा रहे थे, पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ खड़ा था। पुलिस, सिलेक्शन कमीशन, आपने देखा था किस तरीके से एक तरफा बीजेपी का सपोर्ट कर रहे थे। उसके बावजूद मात्र 2% का फर्क आया है। अगर यही चुनाव ईमानदार तरीके से होता तो आप देखते कि क्या स्थिति रहती दिल्ली के अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी नतीजा आया हम हाथ जोड़ के उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आपने अब दिल्ली के लोगों को वायदा करा है, सारे टीवी चैनल पे वो लाइव चला था, सारे लोगों ने उसको देखा था, कम से कम उसको पूरा तो करो। अपोजिशन में बैठ के हमारी यही जिम्मेदारी है कि हम आपको याद दिलाएं। दिल्ली के लोग, दिल्ली की माताएं बहनें बोल रही है हमारे साथ तो धोखा हो गया। पहले बोलते थे कि पहली कैबिनेट में नहीं देंगे, बाद में देंगे, या देंगे ही नहीं। जब आप पहली कैबिनेट से पलट गए तो हो सकता है आप बाद में भी पलट जाओ। लेकिन गौरव जी आपकी थोड़ा इंतजार कर लेते सर, और 4-5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, हो सकता है कुछ बड़ा निकल कर सामने आ जाता। 10-20 दिन क्या है, हमें तो अभी 5 साल इंतजार करना है जी।
लेकिन आप सोचो कि इनकी जो गारंटी थी वो तो जुमला निकल गई। अब उसके बाद देखते हैं क्या होगा। 3 दिन तो में हम आप कल ये मिलने का बात टाइम फिर से मांगा तय है। कर पा रहे हैं कि भाई ये जुमला कल था? हमने मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग हो गई। ओके। पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2500 रुपए मिलने का वायदा था, पहली कैबिनेट की मीटिंग हो गई, उसमें तो कुछ चर्चा भी नहीं हुआ उसका। तो हम लोग चिंतित हैं कि भाई ये लोग, इन्होंने प्रधानमंत्री की बात झूठी थी या ये लोग प्रधानमंत्री को धोखा दे रहे हैं। आज तो या ये बैठक दोनों हो रही है आपस में सर, मिलके आज मुख्यमंत्री इस पर बैठक कर रही है सर, महिला सम्मान कर योजना रही है तो हो जाएगा, तो हम इनको बधाई देंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे। तो उसके बाद क्या तो मुद्दा इसीलिए रहेगा कह सर रहे हैं, आपके ज्यादा पास गौरव जी? बड़बोलापन तो नहीं होना चाहिए ना। उसके बाद क्या देखिए, मुद्दा हमने रहेगा मुख्यमंत्री आपके से मिलने का, कल हमने मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम मांगा है। तो अगर अगर आज वो पास कर देते हैं तो कल हम उनको गुलदस्ते लेके जाएंगे, ओके, उनको धन्यवाद करेंगे। और अगर आज नहीं करते हैं तो फिर कल हम जाके उनको रिमाइंड कराएंगे कि भाई आपको, आपने प्रधानमंत्री जी वायदा करके गए थे, आप उनका पूरा करो। ठीक है, मुबारकबाद देने जाना होता तो सर बिना समय मांगे चले जाते। प्रदीप जी जवाब दीजिए, बार बार ये बात निकलकर सामने आती है विपक्ष की तरफ से, जहां जहां पर आप चुनाव जीतते हैं वहां पर भाई आप तो एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप तो दंड भेद का प्रयोग कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। बता देता हूँ जी। 2-2.5 साल से दिल्ली की महिला, दादी, माँ, अपाहिज बहन, विकलांग लोग जिनको पेंशन देनी थी, इन्होंने 2.5 साल से नहीं दी। ये जुमला जुमला यहाँ बैठ के कह रहे हैं। देखिए साहब, मैं तो प्रैक्टिकल बात करूंगा। ठीक है। अभी जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि अभी तो सबर भी नहीं कर रहे, अभी क्या कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, आपने कहा ना पहली बैठक हुई हमारी, तो बैठकों में क्या क्या चीज हुई आपको पता है? केंद्र शासित प्रदेश से जो बैठक में निर्णय या फाइल बनेगी वो गवर्नर साहब के पास जाएगी। ये चीजें इन्हें पता है, मगर फिर भी बोलेंगे नहीं, क्योंकि राजनीति करनी है। देखिए, मैंने स्कूल के विषय में बोला ना, खुल के बोला मैंने, मगर स्कूल की जो आपने काम किया उसमें क्या कमियां रह गई मैंने वही बताया। जो विपक्ष का काम हमारा था, और हमने उन पर बार बार बोला भी। आप विपक्ष में आए हैं, आपका काम है बोलने का। लेकिन ये कह रहे हैं कि आपको क्यों जरूरत पड़ी ये बोलने की कि भैया हाँ ठीक है, दिल्ली सरकार की योजनाओं को, दिल्ली सरकार के कामकाजों को हम आगे बढ़ाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बता देता हूँ मैं इस चीज के बारे में। जिस प्रकार से इन्होंने दिल्ली के वासियों को फ्री का रोग दिया है, वो रोग मुक्त करने में समय लगेगा। दिल्ली राजधानी है और दिल्ली के अंदर सर्वगुण संपन्न बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती भी है, जो व्यापार तबके की है। दिल्ली 90% कमर्शियल है साहब, और कमर्शियल के रेट उन्होंने 3 गुना 4 गुना कर रखे थे, चाहे पानी हो या बिजली हो। बताया इन्होंने? कभी नहीं बोला इन्होंने। जो दिल्ली का, जो अब ये ऑडिट कराने जा रहे थे बिजली विभाग का, BSNL का या BSS जो भी है यहाँ पे, क्या इन्होंने कराया? अच्छा ये बताइए, जुमला है। और मैं और सर खत्म करूंगा। 8 मार्च को क्या पहली किस्त आ जाएगी सर, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है? मैं बता देता हूँ। 8 मार्च तक पहला चमत्कार और पहला काम शुरू, यमुना जी की सफाई का शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री बनने से पहले जो गले में पच नहीं रहा है, और गंगा मैया की आरती भी शुरू हो गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कैबिनेट और अपने जनता की कार्यकर्ताओं के साथ वहां पे करके पूजा। प्रदीप जी सवाल ये भी उठता है ना कि मुख्यमंत्री बनने से पहले आपने यमुना की सफाई शुरू कर दी सर, तो इसका मतलब वो काम LG ने शुरू करवाया है, तो वो काम तो कभी भी शुरू हो सकता था, आम आदमी पार्टी की सरकार में भी शुरू हो सकता था, उसमें देरी। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर दिल्ली की सफाई की बात, बहुत अच्छी बात आपने कही है। जो दिल्ली की सफाई की शुरुआत इन्होंने कर रही थी, जब दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ चुकी है, चाहे हमारे विधायक दलों ने या हमारे विधायकों ने या किसी मुखिया ने हमारे अगर ये काम शुरू कराया है गवर्नर साहब से कहके, इन्होंने क्या एलिगेशन लगाया? इन्होंने कहा देखिए गवर्नर साहब ने यमुना की सफाई नहीं होने दी। अरे भैया, तुम कहीं और से मशीनें मंगा लेते। तो क्या केजरीवाल मशीनें नहीं दी? क्या केजरीवाल अड़ंगा बनते थे यमुना की सफाई में? पहले जो आप करवाना चाहते थे वो करने नहीं दे रहे थे, क्या इसका हम ये कंक्लूजन निकालें? मैं बड़ी एक आपको, जनता को, आपकी JK24 की जनता को भी बता देता हूं। अरविंद केजरीवाल ने जब शराब की नीति चेंज करी थी तो क्या जनता से पूछा था? ओके। गवर्नर से पूछा था? जब फ्री बस का योजना चलाई थी तो क्या जनता से पूछा था? गवर्नर साहब से पूछा था? जब बिजली फ्री करी थी तब पूछा था? जब पानी फ्री करा था तब पूछा था? जब स्कूल बना रहे थे तब पूछा था? जब बसों के लिए आवेदन करे तब पूछा था? जब आपने दिल्ली के अंदर जो गाड़ियां आती हैं, परिवहन सामान लेके, सब्जी लेके आती है, जब आपने टोल और ग्रीन टैक्स महंगा करा तब आपने पूछा था? जब आपने हाउस टैक्स महंगा करा तब आपने पूछा था? ठीक है गौरव जी, चीजें इतनी सारी छोटी छोटी चीजें हैं कि जब CCTV कैमरे लगाने शुरू करे आपने दिल्ली के अंदर, अभी भी 25 विधानसभा रह गई है, क्या इन्होंने पूछा था? ठीक है गौरव जी, जवाब चाहूंगा आपसे। यमुना का सफाई का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था चुनाव से पहले, उसका भुनाया भी गया, उसका लाभ और हानि यानी फायदा नुकसान दोनों हमने देखा, किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ।
सीएम बनने से पहले ही यमुना की सफाई शुरू कर दी है और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द हम यमुना को साफ कर देंगे। क्या वजह थी कि आपकी सरकार में यमुना साफ नहीं हो पा रही थी? क्या कोई करना नहीं चाहता था या कहीं पर रुकावट आ रही थी? तो एकदम प्रोपेगेंडा में मास्टर लोग हैं। आप देखिए कि जो मशीन ने कल चलती हुई जिसकी फोटो सब जगह चल रही है, वो मशीन तो आम आदमी पार्टी के टाइम पे भी चली थी, उससे कोई सफाई नहीं होती। सफाई की जो मुख्य वजह है यमुना को गंदा होने की, वो हरियाणा का और उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा सीवरेज है जो यमुना में गिरता है। उसकी क्लीनिंग होनी है, उस पानी को ट्रीट किया जाना है। जब तक वहां पे ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगेगा वो नहीं हो सकता। ये मशीनें तो हमने भी लगाई थी। जिस पार्क में खड़े होकर लोगों ने आरती करवाई थी, वो पार्क आम आदमी पार्टी ने बना के तैयार किया था, उसमें हमने भी आरती करी थी इस मशीन से। और यहाँ आरती करने से कहना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार भी हमें काम नहीं करने दे रही थी सर? बहुत मेजर कॉज है कि हरियाणा और यूपी गवर्नमेंट को वहां पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है। ठीक है। जहां पे यमुना का पानी घुस रहा है दिल्ली के अंदर, वहां पे एक बहुत बड़े नाले उत्तर प्रदेश के वहां पे गिर रहे हैं। जब तक वो साफ नहीं होंगे, अपना साफ करना इम्पॉसिबल है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को यूपी गवर्नमेंट से बोल के करवाना है। वो जब करवा दे, हो सकता है बीजेपी की ये वाली गवर्नमेंट भी करवा दे, लेकिन वो करवाना पड़ेगा, उसके बिना यमुना साफ नहीं हो सकती। ठीक है, जवाब। तो ये मशीनों की फोटो खींच देने से कुछ नहीं होता। ये मशीनें हमारे टाइम पे भी चलती थी, ये खाली फोटो की बातें। और दूसरा, इन्हें सीसीटीवी बताया, इन्होंने यमुना सफाई बताई, बसों का बताया, स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, बिजली, पानी, इतनी सारी योजनाएं तो इन्होंने गिना दी यहाँ पे। लेकिन आज इन सब की बात नहीं हो रही। उस पे भी हम एक एक करके बात करेंगे या मुख्यमंत्री से जवाब मांगेंगे। लेकिन अभी जो सबसे पहला वायदा इनका खुद का था, जिसके ऊपर इन्होंने पूरा चुनाव लड़ा, जो प्रधानमंत्री बार बार बोल के गए, अभी तो पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई है जिसमें दिल्ली की और महिलाओं के साथ धोखा इन्होंने कर दिया है। बहुत जल्दी जवाब ले लेते हैं। डिस्कस कर रहे हैं, फिर इन पे भी आएंगे। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये है बड़ा मुद्दा है। प्रदीप जी, बहुत जल्दी जवाब चाहूंगा, 10 सेकंड है मेरे पास, सिर्फ 10 सेकंड है। यमुना को लेकर कि अब आपको यमुना साफ करनी पड़ेगी सर, क्योंकि चारों तरफ आपकी सरकार है, अब कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। मैं बता देता हूँ, दिल्ली के अंदर जमुना पार से, नागलोई से और भलसवा से जो बहुत भारी भरकम जो नाला यमुना में मिलता है, 137 प्लांट बनने की सर्वे शुरू हो चुका है। ठीक है। जो ट्रीटमेंट प्लांट तो सर्वे कब शुरू हुआ? बनाना चाहिए था, हमने शुरू करवाया। पहली चीज सर, आपने तो एक ही बनवाया। अब आप एक ही बनवाया सरकार बने, आप 4 बता दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि हमने बनवाया, अभी तक आप कह रहे थे यूपी सरकार और हरियाणा सरकार को बनाना है। वहां से भी होगा, वहां से भी होगा। यूपी गवर्नमेंट को भी अपना ट्रीटमेंट प्लांट वहां लगाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। ठीक है। मैं थोड़ा देखिए, जनता की अदालत में इस समय हम जनता की अदालत के कटघरे में खड़े हैं। ठीक है। जनता की सेवा के लिए, जनता के इल्जाम के लिए। इनको सजाए मौत जनता ने दे दी है, आम आदमी पार्टी को। बस फांसी पे जो चढ़ाई से लटक गए, बाकी रह गए। ठीक है, जनता की अदालत। ठीक है, समय थोड़ा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपका भी हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। गौरव जी और प्रदीप जी हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने बात कही। फिलहाल इस वक्त जो बड़ा मुद्दा है दिल्ली के अंदर, वो महिलाओं का है। महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा का है। अब देखना होगा सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। वक्त फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक की है, आप बने रहिए, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त भवानीगढ़, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लाइव हैं। आइए आपको दिखाते हैं। 50 साल पहले जो ट्रीटी हुई सी, उदों पानी की हालत कुछ होर सी, हुण कुछ होर है। सो केस जिहड़ा वो कोर्ट दे विच भी चल रहा सी, अपना पक्ष बड़ा मंदभागा घटना वापरी जी। SSF दे विच मुंडा ड्यूटी दौरान शहीद हो गया। ते साडी पॉलिसी है पंजाब सरकार की कि ड्यूटी दौरान जो साडा पंजाब पुलिस का मुलाजम कोई शहीद होंदा तो 1 करोड़ रुपया पंजाब सरकार वालों, 1 करोड़ रुपया HDFC वालों, बैंक वालों, क्योंकि उन्होंने जी सैलरी है वो HDFC के थ्रू आती है। सो अज उन्होंने पंजाब सरकार वालों 1 करोड़ रुपये का जोड़ा HDFC वाला पहला मिल गया उन्होंने, अज पंजाब सरकार वाला जो 1 करोड़ रुपया वो असी दे के जावांगे। ये देखो, जान तो वापस नहीं आ सकती, जान की कोई कीमत नहीं होंगी, पर यह चलो आर्थिक तौर पर परिवार जो बाद च रोलना नहीं पैंदा, धक्के नहीं खाने पैंदे। सो असी मैं घर ही जाके सर, USA तो बच्चे वापस आ रहे हैं, पर फिर भी इलीगल सेंटर चल रहे हैं, समूचे चल रहे जी। वर्क परमिट की परमिशन मिलती नहीं है, सेंटर तो मिलती है, पर सारा रिकॉर्ड उन्होंने तो पता कर रहे हैं, जो मुंडे आते हैं कि तुम किहड़े रूट के थ्रू किने तुहानूं भेजिया सी,
ਅਸੀਂ 2 FIR ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ PR ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨੀਪੈਗ 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਵਿਨੀਪੈਗ ਰਹਿ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ PR ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ PR ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਈਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹਟਾ ਤੇ BJP ਸਵਾਲ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਡਰੱਗ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ SSP ਹੈ ਚਾਹੇ DSP ਹੈ ਚਾਹੇ SHO ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਵੇਚਣ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਕ ਨਾਲ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡਿਵੇ ਬਿੱਟੂ ਤਾਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਗਲੇ ਵੇਲੇ ਜੀ ਦੀ ਕਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵੇਲੇ ਜੀ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾੜਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ CM ਹਾਊਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਰੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ 2.5-3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਵਾੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਗੇਟ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਸਰ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ, ਕੱਸੀ ਵਾਲਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 30 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅਸੀਂ 17 ਬੰਦ ਕਰਤੇ, है ना। आने वाले दिन आप सुन रहे थे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को। फिलहाल इस वक्त आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट पर योगी सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा का बयान सामने आया है और महाकुंभ में सियासत पर भी उन्होंने बयान दिया है। संगम का जल स्नान करने योग्य है, ए.के. शर्मा ने यह बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट अधूरी है, मंत्री ए.के. शर्मा ने यह बड़ा बयान दिया है। रिपोर्ट में कई मानकों का सही से उल्लेख नहीं, ये मंत्री का बयान है। और क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पानी पर एक घमासान चढ़ गया था महाकुंभ में, जो नहाने इस वक्त स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, इस पर एक रिपोर्ट आई थी कि ये जो पानी है ये नहाने योग्य नहीं है, स्नान करने की योग्य नहीं है। इस पर सवाल खड़े हुए थे। हालांकि उसका कोई भी असर वहां पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं पर नहीं पड़ा, लेकिन इस पर अब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री उन्होंने ये साफ कर दिया है कि संगम का जो पानी है, वो जो जल है, जो स्नान करने के योग्य है। ये अधूरी रिपोर्ट पेश की गई है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट पूरी तरह से अधूरी है। इसमें पूरा
पूरा जो चीज़ें हैं वो नहीं है, जो उसका उल्लेख नहीं है, पूरे मानक नहीं है, अधूरे मानकों पर इस रिपोर्ट को पेश किया गया है। और यह बयान अपने आप में बड़ा है क्योंकि महाकुंभ में जो स्नान चल रहे हैं, जो वहां पर जल को लेकर बात उठ रही थी, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी तेज हो गई थी और विपक्ष ने भी सरकार पर तंज कसा था। तो फिलहाल वैज्ञानिकों के अनुसार मौजूदा रिपोर्ट में नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे तत्वों का उल्लेख नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट पर वैज्ञानिकों ने सवाल उठाए हैं। 3 विश्वविद्यालय के पर्यावरण वैज्ञानिकों ने केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट को चुनौती दी है। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने महाकुंभ में सफाई को लेकर यह बयान दिया है कि पर्यावरण वैज्ञानिकों की माने तो संगम का जल स्नान योग्य है और प्रयागराज में गंगा जल से संबंधित रिपोर्ट को जेएनयू सहित 3 विश्वविद्यालय के पर्यावरण वैज्ञानिकों ने चुनौती दी है। रिपोर्ट में गंगा जल में घुली ऑक्सीजन के स्तर को देखते हुए वैज्ञानिक एकमत गंगा की निर्मल धारा स्नान करने योग्य है, ये वैज्ञानिकों ने कहा है। उन्होंने चैलेंज किया है कि ये रिपोर्ट जो है ये अधूरी है, ये पूरी नहीं है, उसमें सब मापदंड नहीं है जिस पर एक पानी को सुनिश्चित किया जाए कि वो दूषित है या फिर प्रदूषित है। इसी पर उत्तर प्रदेश में जंग छिड़ गई है। विपक्ष इस पर लगातार सरकार पर हमला बोलते हुए भी नजर आ रहा है। गौरव पांडे हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। गौरव, ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि ये महाकुंभ है जहां पर 60 करोड़ लोगों ने अभी तक स्नान किया है। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इस महाकुंभ को हम इस छोटे लेवल पर नहीं आंक सकते। ये बहुत बड़ी चीज है। ये पूरे विश्व में इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का आयोजन करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है सर। उसके बाद भी ये चीजें निकल कर आना, हालांकि इस पर एक मंत्री ने बयान दिया है कि भाई पानी तो स्नान के योग्य है, जल में कोई दिक्कत नहीं है। वैज्ञानिकों ने भी चैलेंज किया है। क्या पूरा मामला है, जरा बताइएगा। देखिए शीतल, साफ तौर पे महाकुंभ में करोड़ों लोगों की आस्था है। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा महापर्व के तौर पे देखा जा रहा है, जहां इतने स्नान हुए, जहां बड़े बड़े अखाड़ों ने स्नान किए, बड़े बड़े संत महात्माओं ने स्नान किए और देश की एक एक जनता का व्यक्ति वहां जाना चाहता है और कई कई गुना तक लोग वहां जा भी चुके हैं। ऐसे में अब एक बात निकल कर आती है केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड के द्वारा कि जो पानी है, जो जल है, वो नहाने योग्य नहीं है। जाहिर तौर पे जब इतने लोग स्नान कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं पानी की गुणवत्ता में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, लेकिन पूरी तरीके से रिपोर्ट में ये कह देना कि पानी इस गुणवत्ता लायक नहीं है जिसमें नहाया जा सके, वो पूरी तरीके से निराधार है। जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट है उसके अनुसार शीतल, उन्होंने ये बताया है कि जो फीकल कोलीफॉर्म है, यानी कि जो विष्ठा होती है, जो साइंटिफिक भाषा में अगर समझें तो फीकल कोलीफॉर्म यानी कि विष्ठा की मात्रा जो है वो पानी में ना के बराबर है। लेकिन जो ऊर्जा मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री हैं ए.के. शर्मा, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट जो है वो आधी अधूरी है, बिना तथ्यों की रिपोर्ट है। इन तथ्यों में बहुत सारे जो ऐसे तथ्य हैं उनको सामने नहीं लाया गया है, सारी बातों को मिला जुला कर। लेकिन गौरव, सवाल ये उठता है ना कि आधी अधूरी जानकारी के साथ, अधूरे मापदंड के साथ इस रिपोर्ट को सामने क्यों लाया गया, ये भी एक सवाल है। देखिए लगातार विपक्ष जो है दबाव बना रहा था और ऐसे में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऊपर भी साफ सफाई, प्रदूषण और तमाम मुद्दों को लेकर के एक रिपोर्ट जारी करनी थी, जिसको देखते हुए पानी की गुणवत्ता की जांच को देखते हुए उन्होंने रिपोर्ट सबके सामने पेश की। ये माना जरूर जा सकता है कि जब आधी अधूरी रिपोर्ट थी, जैसा कि मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा, तो ऐसी रिपोर्ट को सामने पेश करने की जरूरत क्या थी, जहां इतना समय, थोड़ा समय और लिया जा सकता था। ऐसा क्या दबाव था, ऐसा कौन सा पॉलिटिकल दबाव था, क्योंकि सत्ता पक्ष में जो है वही इतने बड़े महाकुंभ का आयोजन कर रहा है, तो ऐसी क्या वजह आन पड़ी जो आधी अधूरी रिपोर्ट पेश करनी पड़ी, जिसका पूरा फायदा उठाया है विपक्ष ने। और विपक्ष अब इन्हीं बातों को लेकर के कटाक्ष कर रहा है, लगातार विवाद कर रहा है। और जाहिर सी बात है, नेचुरल सी बात है कि जहां पर इतने लोग नहाएंगे, स्नान करेंगे, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत पानी में दिक्कत आ ही जाएगी। लेकिन इसको इस विषय में प्रकट करना कि भाई पानी दूषित है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इससे खतरा हो सकता है, ये तमाम चीजें सामने आना, क्या ये इस पानी में सिर्फ और सिर्फ सियासत को घोलने का काम किया जा रहा है या वाकई में एक चिंताजनक विषय है?
बिल्कुल शीतल, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं कि किसी भी तरीके से राजनीति में कोई मौका कोई भी विपक्षी छोड़ना नहीं चाहता। महाकुंभ में जब अफवाह उड़ी, कई लोगों की मौत का मामला सामने आया तो विपक्ष ने उसका जमकर फायदा उठाया और कहीं न कहीं सरकार पर, महाकुंभ के आयोजकों पर, आयोजन पर पूरी तरीके से उंगलियां उठाई। एक बार पानी की गुणवत्ता को लेकर के जांच रिपोर्ट जो सामने आई है, हालांकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अब तक अपनी सफाई में कोई बात नहीं कही है और ये भी नहीं कहा गया है कि रिपोर्ट आधी अधूरी है। लेकिन प्रदेश के जो मंत्री हैं वो सामने आए हैं, मुखर होकर उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट पूरी तरीके से आधी अधूरी है, इसमें पूरी तरीके से जांच की सापेक्ष जांच नहीं रखी गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। अधूरे मापदंड, अधूरे जो मानक है उनके साथ इस रिपोर्ट को पेश किया गया, किसी दबाव के कारण, जो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि हो सकता है कुछ दबाव हो जिस वजह से इस रिपोर्ट को लाया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या इतने बड़े महाकुंभ को लेकर सियासत करना उचित है? क्या ये होना चाहिए? क्या वाकई में ये चिंताजनक विषय है या सिर्फ इसमें सियासत घोली जा रही है? वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।